सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम पूर्व पुस्तक वितान भाग 2 में लेखक मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित सिल्वर वेडिंग नामक कहानी के सार का अध्ययन करेंगे। इसको 2 भागों में पढ़ा जाएगा। आपने सार के साथ साथ पाठ के विस्तार को भी अच्छे से समझना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है सिल्वर वेडिंग कहानी का सार भाग 1। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित एक लंबी कहानी है। प्रस्तुत कहानी में आपने आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज तथा दूसरी तरफ मनुष्य को मनुष्य रखने वाले मूल्यों के बीच अंतर्द्वंद दिखाया गया है। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के 2 जुमलों को कहानी में प्रमुखता दी गई है। ये दोनों ही भाव कहानी के नायक यशोधर बाबू के द्वंद्व के कारण हैं। कहानी का नायक हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता है। नायक जहां अपने बच्चों की तरक्की से सुखी होता है, वहीं वह अनुभव करता है, महसूस करता है कि खुशहाली कैसी भी हो, वह अपनों में परायापन का भाव पैदा करती ही है। यहाँ पर सबसे पहले सिल्वर वेडिंग का अर्थ समझेंगे। तो सिल्वर वेडिंग का अर्थ है 25वीं सालगिरह, या यूं कहें 25 साल के बाद मनाई जाने वाली सालगिरह। समझे, कहानी में लेखक ने समाज के आधुनिक विचारों और नैतिक मूल्यों के बीच में संघर्ष दिखाया है। 2 भावों को मुख्य रूप से प्रकट किया गया है, या यूं कहें 2 जुमलों को मुख्य रूप से प्रकट किया गया है। एक जो हुआ होगा और दूसरा समहाउ इम्प्रॉपर। ये दोनों जुमले यशोधर बाबू के जीवन में संघर्ष का कारण है। अब यशोधर बाबू कौन है? ये कहानी के नायक हैं। कहानी का नायक हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता है, अच्छे से फैसला नहीं ले पाता। एक तरफ जहां वह अपने बच्चों की तरक्की से खुश होता है, सुखी होता है, वहीं दूसरी तरफ वह यह महसूस करता है कि तरक्की, खुशहाली या संपन्नता कैसी भी हो, वह अपनों के लिए परायापन ला ही देती है। आगे देखें। कहानी के प्रारंभ में यशोधर बाबू दफ्तर की घड़ी में 5:30 के अनुसार काम कर रहे हैं। वे अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त मानते हैं। वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का पालन करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का फुल्का मजाक किया जाता है। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्ढा ने यशोधर बाबू से थोड़ा बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूने दाने का हाल पूछा, तो भी यशोधर बाबू ने उसकी दृष्टता को अनदेखा कर दिया। समझे, कहानी की शुरुआत यशोधर बाबू के दफ्तर से होती है, जहां पर वे दफ्तर की घड़ी के अनुसार 5:30 बजे तक काम कर रहे हैं, लेकिन दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं, धीमी चलती है ऐसा मानते हैं, और अपनी घड़ी को तेज मानते हैं। लेकिन जब वे वहां से काम करके वापस आते हैं तो उनके गुरु थे किशनदा। वो किशनदा की परंपरा के अनुसार अपने दफ्तर में काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों से हल्का फुल्का मजाक भी करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में एक चड्ढा नाम का लड़का आया जो उनसे बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करता है। उसकी उस बदतमीजी को भी वे अनदेखा कर देते हैं। धृष्टता होती है अशिष्टाचार, यानी कि अभद्र व्यवहार। उस अभद्र व्यवहार को भी अनदेखा कर देते हैं। आगे देखें। यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा की छाप है।
वे उन्हें गुरु मानते हैं। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। यशोधर बाबू जब दिल्ली आए तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, यानी वे सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर सकते थे। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बना दिया, यानी खाना बनाने के लिए उसको रसोइये के रूप में रख लिया, और फिर उन्हें अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी भी दिलवा दी। और जीवन के हर कठिन समय में वे सदैव उनका साथ देते रहे। समझे? यशोधर बाबू पर किशनदा का गहरा प्रभाव था। क्यों था? क्योंकि वे उन्हें अपना गुरु मानते थे और यशोधर बाबू कुंवारे थे तथा पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे, शरण देते थे, यानी अपने पास रखते थे। यशोधर जब दिल्ली आए तब उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लायक नहीं थी, यानी कहने का भाव क्या है, वे दिल्ली सरकारी नौकरी के लिए गए लेकिन उस समय उनकी उम्र कम थी। तब किशनदा ने उन्हें अपने मैस में रसोइये के रूप में रख लिया और बाद में अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी भी दिलवा दी। किशनदा ने यशोधर बाबू का जीवन में हर कठिन समय पर साथ दिया। इस कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ा जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।